हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर होंगे। मैं पूजा कुमारी, दीपू लेट्स लर्न एकेडमी मेरा चैनल है और इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी और साथ में अनुच्छेद प्रैक्टिस भी। ठीक है, ऐसा हम लोग कई पेडागोजी देख चुके हैं और अनुच्छेद भी देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईसीटेट 2026 का है, जिसमें गद्यांश को पढ़कर सवालों का जवाब लिखना है। ठीक है, इसमें गद्यांश को पढ़ करके सवालों का जवाब देना है। इसी प्रकार से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करते रहने से हमारा क्या होगा, जो एग्जाम में गद्यांश आते हैं उसको आसानी से पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो देखते हैं कि हम सब सुख की और सुविधाओं के आकांक्षी हैं। इसमें कोई विवाद नहीं कि सुखी जीवन जीने के लिए धन जरूरी होती है, लेकिन कितना धन इसकी गिनती कोई नहीं बताता। सुख की अनुभूति किससे होती है? क्या सुख की कोई सीमा रेखा है? रहने को एक आरामदायक घर हो, घर में सुविधाओं के आवश्यक उपकरण हो, शरीर को गर्मी सर्दी से जो सर्दी गर्मी है उससे बचाने के लिए उपयुक्त वस्त्र होना चाहिए, स्वास्थ्यकर भोजन, जल, शुद्ध वायु और आवागमन के लिए परिवार अनुसार वाहन। ठीक है, इतना सब के लिए कोई धनार्जन करने के लिए कोई धर्म मनाही नहीं करता है। ठीक है, जो शरीर की सुख सुविधा और आने जाने के लिए गाड़ी बंगला होना चाहिए, तो इस प्रकार से जो सुविधाएं होना चाहिए, तो इसलिए इतना चीज करने के लिए कोई भी धर्म उसको मनाही नहीं करता। तो ये पद्यांश में, एक गद्यांश में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वर्जना है इस धन की कमानी जो इन आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर भी विलासिता पूर्ति या बैंक की शोभा बढ़ाने के लिए किसी भी तरह कमाया जाता है। तो वर्जना उस टाइम पर हो जाता है जब इतने सारी चीज हो जाने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए विलासिता पूर्ति, जो उसका विलासिता की पूर्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और फिर बैंक में बैलेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, वर्जना हो जाती है। ठीक है, हम भूल गए हैं कि जीवन की यात्रा का असली आनंद तभी है जब संतोष और सदाएं के साथ जिन इच्छाओं को हम पूरा कर चुके हैं, इनका आनंद यानी भरपूर आनंद भी ले। तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, यानी संतोष नाम का चीज़ जो है, यानी संतुष्टि चीज़ है, जो उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जिसके चलते क्या होते हैं, अपनी इच्छाओं को हम पूरा करते रहते हैं और उनका भरपूर आनंद ढंग से नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जब हम अपने संतोष को पूरा कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर चुके होते हैं और क्या करते हैं, जो मिला है उससे क्या करते हैं, पूरा भरपूर आनंद भी लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें संतुष्टि मिलती है। ठीक है, धन तो तटस्थ है, धन तो क्या है, तटस्थ है, धन तो तटस्थ है, उसका बुरा भला होना इस पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, जो धन है ना, ये तो क्या है, तटस्थ है, और इसका जो बुरा भला यानी इससे क्या हमारी बुराई होगी, इससे हमारा क्या भलाई होगी, तो ये चीज़ किस पर निर्भर करता है, अपने उपयोग पर। ठीक है, जब हम एक गाड़ी के साधन के द्वारा कोई भी गाड़ी हो गया या जैसे कोई अदर चीज़, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया या फिर एसी हो गया, ये सारी चीज़ जो अपने उपयोग के आधार पर जितना ज़रूरत है उतने आधार पर अगर इसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा, ये सही होगा। अगर हम उसका गलत यूज करेंगे, जैसे रूम में कोई नहीं है और एसी चला के रख देंगे, तो ये क्या होगा, इसका उपयोग गलत तरीके से होगा। यानी जो धन है, आपने धन से तो एसी लगा चुके हैं, साथ में आप एसी ऑन करके रख देते हैं खाली घर में, तो इससे क्या होता है, आपका जो धन का व्यर्थ भी होती है और एसी का कोई काम भी नहीं है, तो ये इससे दोनों का व्यर्थ होता है। ठीक है, आपका धन भी जाता है, साथ में बिजली का भी खपत बढ़ जाता है। लेकिन धन को जीवन का आधार बना अनिश्चय में जीना, ये बढ़ने से सुविधा में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे आय का संकुचन होता है तो उन सुविधाओं में कटौती जीवन के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे ही आय का अगर जो इनकम का स्रोत अगर कम हो जाए, यानी संकुचित भाव में संकुचित रूप में होता है, तो क्या होगा, सुविधाओं में कटौती जीवन के लिए उत्पन्न होता है। यानी जो सुविधा है उसको कटौती करने के लिए उत्पन्न हो जाता है ना। एक समय आता है कि बाहरी वस्तुएं आनंद सोखने लगती है, फिर जीवन सुख भी सूखने लगता है। अब एक समय ऐसा भी होता है जब हम बाहरी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पूर्ति कर लेते हैं, बाहरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पूर्ति कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात करें, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, आपको 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए, आपको 50,000 का मोबाइल चाहिए, आपको 20,000 का मोबाइल चाहिए, तब 2-3 किस्म का जो मोबाइल ले लेने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका जो बाहरी आकर्षित है, यानी जो बाहरी आनंद है वो सोखने लगती है। ठीक है,
बाहरी वस्तुएं क्या करती है, वो आनंद को सूखने लगती है। फिर जीवन सुख भी सूखने लगता है। फिर आपका जो जीवन है, आपका एक मोबाइल से काम चल जाता है, लेकिन आपने क्या किया, 3-3 मोबाइल ले लिए, तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो आपका सुख था वो भी सूखने लगता है। ठीक है, जैसे कि आपको 3 मोबाइल रखे हैं, अगर आपने 3 मोबाइल ले लिए, ठीक है, उसका मेंटेनेंस के लिए भी तो आपको अलग से मेहनत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा बाहरी चीज़, बाहरी वस्तुओं का इकट्ठा करना, ये क्या करते हैं, अपने आनंद को सोखने लगते हैं। ठीक, लेकिन यह आमतौर पर बंधन में बंध कर ठहरा हो जाता है, लेकिन यह आशा आकांक्षा का बंधन है। ठीक है, इससे बढ़ने वाला मनुष्य सारी जिंदगी दौड़ता रहता है, जरूरत और दोबारा आ गया है और आकांक्षाओं में अंतर समझते हुए अगर हम धन के साथ जीवन के सच्चे और भीतरी अर्थों को नहीं भूल पाते हैं, यानी भूले हैं, तो धन के बदले मिलने वाली जिंदगी भी लेस मात्र नहीं हो सकती। ठीक है, जो पैसेज पढ़ने का तरीका होता है ना फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या होता है, जो की पॉइंट्स होता है, जैसे संकुचन वाला एक की पॉइंट आ गया, जैसे आपका हो गया कटौती जीवन, यानी ये भी एक की पॉइंट आ गया। तो इस प्रकार से जो की पॉइंट बनता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे धन क्या एक तटस्थ है, ठीक है, इस प्रकार से ये एक की पॉइंट बन जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब भी मिलने लगती है। तो इस प्रकार से आपको की पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक, और आपको ऐसा नहीं कि आपको अपने से कुछ बना के लिख देना है, नहीं, आपका आंसर में जो है उसी को बनाना है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है, तो पहला है संयम, दूसरा है शरीर, तीसरा है संतोष, चौथा है आनंद। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द भिन्न है, तो जो संयम है, ऑप्शन नंबर ए का 1 का क्या है, संयम है। तो किसी भी चीज के लिए संयम बरतना, तो ये अपने आप पर हो गया। दूसरा में शरीर हो गया, तीसरा में संतोष, ये अपने शरीर पर ही, अपने भाव पर ही या अपने मन पर ही शब्द दिया हुआ है। ठीक है, और जो आनंद है, ये आनंद, तो ये आनंद आप अपने से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी बाहरी चीज से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द, ये आनंद वाला शब्द भिन्न हो गया। ठीक है, अगर एक शब्द ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संयम है, ये अपने मन को कंट्रोल करने का है, शरीर भी अपने शरीर को कंट्रोल करके रखना, ये अपना ही है। संतोष भी अपने से ही है, आनंद भी अपने से ही है, और कुछ बाहर से भी होता है। ठीक है, संतोष भी बाहर से ही भी होता है, अपने से भी होता है, लेकिन ये चीज एक ही होता है, लेकिन आनंद थोड़ा सा भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 113 का, तो बुरा भला में डैश समाज है, तो बुरा भला में डैश समाज है, क्या है बुरा भला में डैश समाज, तो बुरा भला में बुरा और भला। ठीक है, बुरा और भला में क्या है, पहला ऑप्शन है कि तत्व पुरुष, तो तत्व पुरुष यानी तत्व पुरुष वाला, ये वाला नहीं होगा, अविभाव ये वाला भी नहीं होगा, द्वंद्व ये वाला भी नहीं होगा, लेकिन द्विगु समास बुरा और भला, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, डैश को जीवन का आधार बना लेना, अनिश्चय में जीना है, संयम में, संतोष में, तटस्थता या धन को, तो क्या हो जाएगा, धन को। सॉरी, 114 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तटस्थता होगा रिक्त स्थान के लिए सही, यानी डैश को जीवन का आधार बना लेना, अनिश्चय में जीना, यानी तटस्थता को जीवन का आधार बना लेना क्या है, अनिश्चय में जीना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, धन का बुरा भला होना किस पर निर्भर करता है, सुविधा, आनंद, आय, उपयोग, किस चीज का हो जाएगा, धन का बुरा भला होना किस पर निर्भर करता है, 115 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग के ऊपर। अगर आपका सही ढंग से उपयोग करेंगे तो ये भला होगा, अगर गलत ढंग से उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। जीवन में सुख कब सूखने लगता है, जीवन में सुख कब सूखने लगता है, यानी धन से जुटाई वस्तुएं कम होने पर, वस्तु के आनंद सूखने पर,
धन से जुटाई या फिर धन से जुटाई वस्तु ज़्यादा होने पर या धन कम होने पर, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर धन से जुटाई वस्तु कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वस्तु का आनंद सोखने लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। 117 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रकार की धन कामना की वर्जित है? संतोष देने वाले धन की, कमाए जाने वाले धन की, या फिर मेहनत करके कमाए जाने वाले धन की। ठीक है, या फिर बैंक की शोभा बढ़ाने वाले धन की, या फिर दूसरों की भलाई की कम आने वाले धन की। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? संतोष धन देने वाले, यानी संतोष देने वाले धन की। ठीक है, इस प्रकार का इसमें फर्स्ट वाला आंसर कैसे हो जाएगा? किस प्रकार धन की कामना की वर्जित है? संतोष देने वाले धन की, ये वाला कैसे होगा? ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। बैंक की शोभा बढ़ाने वाले धन की, थर्ड वाला ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं क्या है। ये तो इस जगह पर दिया हुआ है ना। तो किस प्रकार की धन की कामना की वर्जित है? तो इसमें ध्यान से दिया हुआ कि संतोष देने वाले धन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, हमें सुख किससे मिलेगा? हमें सुख किससे मिलेगा? आकांक्षा से, उत्साह से, संतोष से, या आशा से? ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो हमें संतोष से सुख मिलेगा। ठीक है, जब हमें अपने धन कमा करके संतुष्टि मिलती है तो संतोष से ही हमें सुख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा बंधन आजीवन दौड़ता है? आकांक्षा का, धन का, आशा का, या उत्साह का? यहाँ उत्साह होता है। ठीक है, 119 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इच्छा है ना, वो आजीवन दौड़ते रहता है। आज ये जरूरत हो गया, आज ये इच्छा हो गया, आज वो इच्छा हो गया, आज टीवी लेने का इच्छा हो गया, कल मोटरसाइकिल लेने का इच्छा हो गया। तो ये इच्छा जीवन भर क्या होता है? दौड़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 120, किसके लिए धन वर्जित है? तो किसके लिए धन वर्जित है? 120 नंबर का क्वेश्चन, विलासिता पूर्ति, उपयुक्त वाहन, स्वास्थ्यकर भोजन, या आरामदायक घर? इसमें थर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब देखें दूसरा वाला पैसेज, अनुच्छेद 2, अनियंत्रित कामना, और ये भाषा 2 का है। ठीक है, ये भाषा 2 का है। दूसरा वाला अनुच्छेद देख रहे हैं, भाषा दूसरा वाला है। फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है ना, सेकंड वाला हिंदी का है। फर्स्ट पेपर हिंदी, भाषा 1, भाषा 2 दूसरा वाला का है। अगर आपको सेशन पसंद आ रही तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, और साथ में हाई भी कर दिया कीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद है कि अनियंत्रित कामना, अक्षमता और अज्ञानता की उत्पत्ति है क्रोध। ठीक है, क्षमा के स्वभाव को आवृत करने वाले क्रोध को पहले जीतना आवश्यक है। आक्रोश से क्रोध को जीता जाता है, क्योंकि क्रोध का अभाव ही क्षमा है। जिसके पास अपना आत्मबल नहीं होता वो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। समर्थ ही क्षमा करना जानता है, जो दुर्बल है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए क्रोध को धैर्य और विवेक से क्षमा के स्वधर्म को प्राप्त करना चाहिए। बड़ा व्यक्ति या बड़े हृदय वाला कौन कहलाता है? वो जो सहन करना जानता है, जो क्षमा करना जानता है। क्षमा और इंद्रिय संयम आनंद साम्राज्य की कुंजी है। क्षमा आभूषण आत्मा का नैसर्गिक गुण है। ठीक है,
यह अभ्यास नहीं किया, इसके लिए धर्म का दरवाजा कभी नहीं खुलता। क्षमा व्यक्ति की व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्षमाशीलता इंसान की इंसानियत को गरिमा और ऊंचाई प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। इसके अभाव में मनुष्य असुर बन जाता है। ठीक है, वास्तव में क्षमाशीलता मनुष्य के आध्यात्मिक शुद्धिकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके व्यक्तित्व का निखार होने के साथ उसके आत्मा का भी उत्थान होता है। क्षमा श्रेष्ठ और कुलीन आत्मा का अवसान है। जब व्यक्ति जीवन की प्रतिकूल पगडंडियों पर क्षमाशीलता को अपनाते हुए शांत चित होकर आगे बढ़ता है, वही अपने गंतव्य पर सफलतापूर्वक क्या होता है, पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसेज हम लोग पढ़ लेंगे एक बार अच्छा से, और फिर इसका आंसर देखने का इसका क्वेश्चन का आंसर लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग को भी पढ़ना है। तो फर्स्ट वाला 121 121 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। तो जो धैर्य है, क्षमा है, दुर्बल है, क्रोध है। जो धैर्य हो गया, क्षमा हो गया, दुर्बल हो गया, तो ये एक अच्छे इंसान का पहचान हो गया। और जो क्रोध हो गया, ये एक एग्रेसिव भाव गुस्सा होने वाला भाव का शब्द आ गया, तो इसलिए ये वाला शब्द अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ऊंचाई प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका परिणाम इस वाक्य में सशक्त एक विशेषण है। तो परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाचक। क्या हो जाएगा इसका जवाब 122 का? परिमाणवाचक क्या है? सशक्त है। ठीक है, सशक्त है। क्या हो जाएगा ये? परिमाणवाचक। ऊंचाई प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, तो इस वाक्य में सशक्त एक परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसका क्या परिणाम है? 123 नंबर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्षमा क्या नहीं है? आत्म साधना, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का आभूषण, आत्मा का नैसर्गिक गुण। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? क्षमा का क्या नहीं है? क्षमा क्या नहीं है? तो आत्मा का आभूषण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 का गंतव्य पर कौन पहुंचता है? गंतव्य पर कौन पहुंचता है? तो क्षमाशील और संत चित्त व्यक्ति, श्रेष्ठ और कुलीन व्यक्ति, या फिर शांत चित्त और धैर्यवान व्यक्ति, या फिर समर्थ और धैर्यवान व्यक्ति। 124 का सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठ और कुलीन व्यक्ति ना, श्रेष्ठ और कुलीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 125 का, धर्म का दरवाजा किसके लिए खुलता है? धर्म का दरवाजा किसके लिए खुलता है? तो क्षमा न मांगने वाले व्यक्ति के लिए, क्षमादान न करने के लिए, या फिर क्षमादान का अभ्यास करने वालों के लिए, या क्षमा मांगने वालों के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 125 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 का, व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण घटक क्या है? समर्थवान व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, आत्मबल व्यक्ति, या फिर क्रोधहीन व्यक्ति। तो क्या होगा? उसका महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सक्षम व्यक्ति। ठीक, पर ध्यान से एक देख रहे हैं कि क्षमा सभी धर्मों का आधार है। क्षमा नफरत का निदान है। क्षमादान देना और क्षमता याचना करना दोनों महानता की निशानी है। क्षमा देने वाले की भांति क्षमा मांगने वाला भी उतना ही श्रेष्ठ है। अपनी गलती पर क्षमा मांगने से उसके हृदय में विनयशीलता का जो भाव उपजता है, अपनी गलती पर क्षमा मांगने से उसके हृदय पर
उसके हृदय में विनयशीलता का जो भाव उपजता है उसका कद पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, और बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, उससे भी अधिक बढ़ जाता है। नीति में क्षमा का स्थान बहुत ऊंचा है। क्षमा भाव नीति का ही अंग है। यह अहंकार के त्याग का सूचक है। क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अहम के वशीभूत होकर जब हम अपनी गलती स्वीकारते तो क्षमा के विषय में संकोच करते हैं। यह भी संभव है कि समय समय पर ग्लानि की अनुभूति हृदय में हो, पर इसको उजागर होने से रोक देता है। इस पीड़ा की प्रतीति हर मनुष्य को होती है। इसी प्रकार सामने वाला भी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे और वह क्षमा मांगे और वह क्या करे, क्षमा कर देगा। यह द्वंद्व निरंतर चलता है और इसका निराकर क्षमा से जाता है। क्षमा में लेस मात्र भी कायरता नहीं है। सहिष्णुता, समता, सहनशीलता, मैत्री भाव और उदारता जैसे सामर्थ्य युक्त गुण पुरुषार्थहीन या अर्धिवान लोगों में उत्पन्न नहीं हो सकते। निश्चित ही इन गुणों को पाने में अक्षम लोग ही क्षमा को कायरता बताने का प्रयास करते हैं। यक्षरों का एक क्या होता है, एवं कठिन पुरुषार्थ बचने का उपकरण होता है। क्षमा व्यक्तित्व में तेजस्विता उत्पन्न करती है। देख रहे हैं, पूरा पैसेज पढ़ ली, इसी प्रकार से आप लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन आंसर लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है। तो इसमें भिन्नार्थक वाला शब्द देखना है। सहनशीलता, समानता और सहिष्णुता, महानता। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा वाला देख रहे हैं कि 129 नंबर का, अक्षम लोग में डैश संज्ञा है, गण्य, निर्जीव, समूहवाचक या व्यक्तित्ववाचक। तो जो अक्षम लोग है उसमें डैश संज्ञा है, तो क्या अक्षम, सक्षम, तो ये क्या हो जाएगा? लोग क्या हो गया आपका? लोग, अक्षम लोग, कैसे लोग? अक्षम लोग ना। ये क्या हो गया आपका? गणना करने की संज्ञा आ गया ना, गणनीय संज्ञा हो गया। अब देखिए 130 नंबर का क्वेश्चन, समर्थ्य युक्त पुरुषार्थहीन और धैर्यवान शब्द है। ये सारे कैसा शब्द है? ये कैसा शब्द हो जाएगा? अधैर्यवान, पुरुषार्थहीन, सामर्थ्य युक्त, ये क्या हो जाएगा? ये किस पे आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पे। ठीक है, क्षमा मांगने से व्यक्ति का कद डैश रहता है, क्या हो जाएगा? क्षमा मांगने से व्यक्ति का कद डैश होता है, तो क्या होता है? पहले से बढ़ जाता है। इसका कद क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 का वाक्य पूरा करना है। अहम वश अपनी गलती न मानकर डैश क्षमा मांग लेते हैं, पहले से घट जाता है, क्षमा मांगने से संकोच करते हैं, क्षमादान कर देते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चौथा वाला ना, क्षमादान कर देते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन, डैश लोग क्षमा को कायरता करते हैं, सहिष्णु, उदार, क्षमाशील या पुरुषार्थहीन। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 133 नंबर का, तो क्या हो जाएगा? उदार लोग क्षमा को कायरता करते हैं। क्षमा करने से व्यक्तित्व में क्या प्रकट नहीं होता? क्षमा करने से व्यक्तित्व में क्या प्रकट नहीं होता? कायरता, सरलता, आनंद या तेजस्विता? तो तेजस्विता।
135 नंबर का क्वेश्चन, समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती है। समय समय पर ग्लानि की अनुभूति कब होती है? जब हम क्षमा मांगने में संकोच करते हैं, हम क्षमा मांग लेते हैं, जब गलती स्वीकार कर लेते हैं, जब हम क्षमा दे देते हैं, तो कब ग्लानि महसूस होती है? 135 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जब हम क्षमा मांगने में संकोच करते हैं। ठीक, एक शिक्षक होने के कारण, ये पेडागोजी है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में शिक्षण करते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप ऐसा इसलिए करते हैं, इससे क्या होगा? आपको कक्षा में आराम के मौके मिल जाते हैं, या फिर शिक्षार्थियों को ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है, या फिर आकलन प्रभावशाली रूप से हो पाता है, या फिर अधिगम संवर्धन हेतु इंद्रियों का अधिकतम संख्या में उपयोग होता है। देखिए, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। पूछ रहे क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप एक टीचर हैं। ठीक है, आप अपनी कक्षा में शिक्षण करते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे? सुनकर और दिखा करके। ठीक है, कोई ऑडियो वीडियो सामग्री है, फिर उसको शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करके, फिर उसको डांस करके भी दिखाएंगे, या हाथ हिला करके, या चेहरा घुमा फिरा के, तो इस प्रकार से दिखा करके क्या करेंगे? गतिविधियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको कक्षा में आराम के मौके मिलते हैं। कैसे आराम मिलेगा भाई? जब गतिविधि कर रहे हैं तो आराम कैसे मिल जाएगा? सेकंड में क्या है कि शिक्षार्थियों को ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है। ये कैसे होगा? जब उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो कैसे दूसरी तरफ ध्यान हो जाएगा? फिर तीसरा वाला ऑप्शन, आकलन प्रभावशाली रूप से हो पाता है, तो इसमें जब हम बता रहे हैं तो इसमें आकलन कहाँ से हो गया? ये वाला भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन 4 में अधिगम संवर्धन हेतु क्या होगा? सभी इंद्रियों का, यानी इंद्रियों का अधिकतम संख्या में उपयोग होता है। तो सभी इंद्रियों का हो जाएगा, इसमें आँख भी हो जाएगा, नाक भी हो जाएगा, कान भी हो जाएगा, और अपना जीभ भी हो जाएगा। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो ये हमारा जीभ का कार्य का होगा, जब सुनेंगे तो ये हमारा कार्य का, कान का कार्य हो जाएगा, जब हम अपने आँख से देखेंगे तो ये अपना आँख का काम हो जाएगा। तो एक साथ क्या हो जाएगा? विभिन्न इंद्रियों का उपयोग हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम संख्या में उपयोग हो जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर में, आपने अपने विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को पढ़ा और उसे उसमें अपनी टिप्पणियाँ लिखी। यह किसका उदाहरण है? तो जब अपने विद्यार्थी का नोटबुक पढ़े, फिर उस पर अपना टिप्पणियाँ लिखे, तो दैनिक टिप्पणियाँ तो नहीं हो सकती, मूल्यांकन तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसका, जैसे कोई पैसेज लिखा, फिर उस पैसेज को हमने देखे, इसके बाद उसका मूल्यांकन कैसे होगा? उसको नंबर बैठाएंगे तब ना मूल्यांकन होगा, तो ये मूल्यांकन होगा। जब हम उसको पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक कि अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा लिखो, या इस प्रकार से लिखो, तो ये क्या हो गया? फीडबैक हो गया। उत्तर पुस्तिका की जांच, तो ये जांच नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें फीडबैक दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? अपना टिप्पणियाँ दे रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही था। 137 नंबर का थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 का, अच्छे वक्ताओं के पास किस तरह की योग्यता होती है? यानी भावानुवाद व्याख्या करने की, विश्लेषण करने की, भावानुवाद व्याख्या करने की, या फिर तुरंत विश्लेषण करने की, या फिर बोध की, या फिर अनुवाद करने की। तो देखिए, जो अच्छे वक्ता होंगे ना, तो किस प्रकार से योग्यता होते हैं? तो वो भावानुवाद होते हैं, यानी भाव के अनुसार अनुवाद करते हैं या व्याख्या करते हैं, या फिर तुरंत विश्लेषण करते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर बोध की जाने वाली यानी समझने वाली, या फिर अनुवाद करने की, यानी उसका क्या करेंगे? हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जब अच्छे वक्ता होंगे तो वो क्या करेंगे? तुरंत समझेंगे, यानी तुरंत विश्लेषण करने की। ठीक है, तुरंत विश्लेषण करने की योग्यता होगी। अच्छे वक्ताओं के पास किस तरह की योग्यता होती है? तो तुरंत विश्लेषण करने की योग्यता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 नंबर का, आपके कक्षा का एक विद्यार्थी राकेश अक्सर काल रूप की गलतियां करता है। इस समस्या से उबरने के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन में राकेश को नियम दिखाने डांट सकते हैं, राकेश को अपनी नोटबुक में 10 बार नियम लिखने के लिए कह सकते हैं, उसे व्याकरण के नियम समझा सकते हैं, समुच्चय कक्षा में कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, और राकेश पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो एक कक्षा है, एक विद्यार्थी राकेश अक्सर क्या कर रहा है? काल रूप की गलतियां करता है। ठीक है, जो काल रूप है उसका गलतियां करता है। तो इस समस्या से उबरने के लिए आप क्या कहेंगे? क्या उसको डांट लगा देंगे? जी नहीं, डांटना नहीं है। जब डांटेंगे तो बच्चे और नहीं समझने का कोशिश करेंगे। फिर राकेश को अपनी नोटबुक में 10 बार नियम लिखने के लिए, ये वाली बात भी गलत है। नियम उसको रटवाना नहीं है, उसे व्याकरण के नियम को क्या करेंगे? समझा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं।
समुच्चय कक्षा में कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें कौन सा वाला जवाब सबसे सही होगा? उसके नियम, व्याकरण के नियम तो समझा देंगे, ठीक है, लेकिन जब बच्चा समझेगा तब ना, तो उसको अलग अलग टाइप से उदाहरण देंगे, फिर राकेश पर विशेष ध्यान नहीं देंगे कि राकेश को क्या समझने में तकलीफ है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 नंबर का क्वेश्चन है कि आप सर्वाधिक रूप से उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन करना चाह रहे हैं। सही शिक्षण सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रासंगिक नहीं है? ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन फर्स्ट का, ये जरूरी नहीं कि इसकी विशिष्ट शैक्षिक महत्ता हो, या बाल केंद्रित होना चाहिए, या कक्षा में पढ़ाए जाने जा रहे विषय के रूप में सम रूप में होना चाहिए, या फिर यह प्रयोग के संदर्भ में सरल और साधारण होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या होना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि इसकी विशिष्ट शैक्षिक महत्ता हो। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्गामी साक्षरता से संबंधित नहीं है? मुद्रित लिखित सामग्री के प्रति समक्ष बनाना, या फिर यह बाल केंद्रित होना, या फिर कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय के समरूप होना चाहिए, यह प्रयोग के संदर्भ में सरल और सादा होना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा उद्गामी साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो उद्गामी साक्षरता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय के समरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 142 नंबर का, चुनौती बाधित कुछ बच्चों ने एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया, ठीक है। अध्यापकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके बाद कौन सी प्रतिक्रिया समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रतिबद्ध करती है? पहला ऑप्शन में कि ओफो मैं ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ जो सुन नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन में कि अरे वाह, इस तरह के बच्चों को एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने का अवसर मिलेंगे, ये वाला है। या फिर थर्ड में ओफ, ये बच्चे कक्षा के दूसरे बच्चों के साथ कैसे बुल मिल पाएंगे, घुल मिल पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में, अरे इन बच्चों के लिए तो एक पृथक अनुभव होना चाहिए, तो ये सब गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये वाला सही है। अरे वाह, इस तरह से जो बच्चे आएंगे एक दूसरे की मदद करने और सहयोग करने के अवसर मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। 143 नंबर का क्वेश्चन, आपको कक्षा में विमर्श करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों के योगदान होना चाहिए, योगदान को महत्व नहीं देता, ये वाक में स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है, या फिर ये शिक्षार्थियों को चिंतन करने के लिए शायद ही प्रेरित करता है, या फिर चौथा में यह आपको अध्यापक होने की सत्ता प्रदान करता है। तो ये सत्ता वाला बात तो गलत है। ये शिक्षार्थियों को चिंतित करने के लिए शायद ही प्रेरित करता है, ये वाला बात भी गलत है। चिंतित नहीं करना है, उसको खुशी करना देना है, ठीक है। तो ये शिक्षार्थियों के योगदान को महत्व नहीं देता, ये शिक्षार्थियों को चिंतन करने के लिए शायद ही प्रेरित करता है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, लेकिन ये वाक में स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। जब कक्षा में विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बातचीत में स्पष्टता आएगी, फिर उसका विशिष्टता बढ़ेगी और इससे प्रदान होंगे, ठीक है, इस प्रकार प्रदान होंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो में यही तक समाप्त कर रही हूँ, और कैसे लगा आप लोग अपना अपना राय लाइक शेयर करके बता दीजिएगा, और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।